दोस्तों नमस्कार। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। वो 75 बरस के हो जाएंगे और ये बहस इस देश में बड़ी हो चली है। 75 की बरस के बाद रिटायर होंगे या नहीं होंगे। हालांकि आरएसएस की तरफ से कल संकेत दिए गए, ना तो हम किसी को कहते हैं और ना हम खुद होते हैं। सुनाएंगे और बताएंगे जरूर, लेकिन अब तारीखों को आप नोट कर लीजिए। 17 सितंबर प्रधानमंत्री 75 बरस के होंगे। 15 सितंबर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी, जो वंतारा जू चलाते हैं जामनगर में, उनके खिलाफ जो एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बनाई है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और 15 सितंबर को सुनवाई होगी। यानी वंतारा पर ताला लग जाए या फिर सरकार और अंबानी के बीच कोई सहमति बन जाए। उससे ठीक पहले 12 सितंबर को यह माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ होनी है। उससे पहले की तारीख 9 सितंबर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर धड़कनें इसलिए भी बड़ी हैं कि कौन वोट किसके साथ खड़ा होकर दे देगा कोई नहीं जानता, क्योंकि ना तो व्हिप जारी होता है और ना ही किसी पन्ने में कोई हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो वोट किसने कैसे दे दिया, वो बीजेपी के भीतर का कोई स्वयंसेवक हो जो सांसद के तौर पर वोट उस उम्मीदवार को ना दे जिसे एनडीए ने खड़ा किया, वह उस उम्मीदवार को दे दे जो इंडिया गठबंधन की तरफ से खड़ा है। और अगर ऐसा होगा तो एक बड़ी हार मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता को तो होगी ही, जिसको लेकर माना जा रहा है कि उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एक झटके में ही निपटा दिया। बहरहाल उससे पहले एक नई तारीख सामने आ गई, 1 सितंबर। इस दिन सबसे कद्दावर नेता बीजेपी के भीतर के कद्दावर मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट के असल चेहरे नितिन गडकरी, इन्होंने जो पूरा का पूरा इस देश में एक प्लान दिया इथेनॉल को लेकर और यह बताया कि इथेनॉल से क्या क्या लाभ होगा। सरकार ने मुहर लगा दी, नीति आयोग ने मुहर लगा दी, कई अनुसंधान केंद्रों ने मुहर लगा दी और सरकार की तरफ से तो आखिरी मुहर 12 अगस्त को ही लगी है, यानी इसी महीने लगी है। लेकिन जनता के भीतर बहुत सारे सवाल थे। इथेनॉल को लेकर गाड़ी कम माइलेज दे रही है, गाड़ी खराब हो रही है, कंज्यूमर का ध्यान रखा नहीं जा रहा है और अगर तेल की कीमत कम हो रही है तो जनता को लाभ तो मिल नहीं रहा, लाभ कोई और उठा ले जा रहा है। वो कौन है? ये सारे सवाल लेते हुए एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। ठीक उसी तरीके से जैसे वंतारा को लेकर सवाल उठे थे और एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन कर दिया, तारीख निर्धारित कर दी, 12 तारीख तक आप रिपोर्ट दीजिए, 15 को हम सुनवाई करेंगे। ठीक उसी तर्ज पर एक पीआईएल हुई और यह पीआईएल जो पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तर्ज पर इस देश के सामने ग्रीन फ्यूल के नाम पर इथेनॉल के जरिए रखा गया, उस पीआईएल में उसी पर निशाना साधा गया और यह पूरा का पूरा बेबी नितिन गडकरी का है। एक झटके में वो पीआईएल एक्सेप्ट हो गई। 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई 1 सितंबर को करेगी और सुनवाई करने वालों की कतार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई भी होंगे। यानी सवाल तो बड़ा है। एक झटके में इस देश के भीतर क्या कुछ हो रहा है और क्या वाकई सरकार मौजूदा वक्त में जो सत्ता संभाले हुए है और जिस जोड़ी को लेकर बहुत सारे सवाल लगातार उठते रहते हैं, क्या वो कोई आखिरी लड़ाई लड़ रही है? एक ऐसी लड़ाई जिसमें उसको खुद को बचाना है। खुद को बचाने का मतलब अपनी कुर्सी को बचाना है। ये कुर्सी बीजेपी के भीतर से नहीं खिसक रही है, बल्कि बीजेपी की अगुवाई करने वाले नेताओं की कुर्सी पर खतरा है। तो फिर यह खतरा बाहर से नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक झटके में इंडिया की ताकत बढ़ गई, यानी इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ गई, ऐसा भी नहीं है। यह मुश्किल अपने भीतर से है, यह मुश्किल बीजेपी के भीतर से है, यह मुश्किल संघ के भीतर से है। हालांकि बीते 3 दिनों तक दिल्ली में कमोवेश ऐसी कोई
नीति खुलकर आई नहीं संघ सरसंघचालक की तरफ से कि उन्होंने मोदी गवर्नेंस का विरोध किया हो। उन्होंने बकायदा स्वदेशी का राग अलापा, उन्होंने इकोनॉमिक तौर तरीके बतलाए। स्वदेशी का राग अलापते समय यह भी कह दिया कि दरअसल ऐसा मत मानिए कि विदेश के साथ कोई संपर्क और संबंध ही ना रहे, अब यह नहीं चलता है, बॉर्डर हट चुके हैं। तमाम बातें कही गई, लेकिन सबकी जहन में तो एक ही सवाल था, रिटायरमेंट। इससे पहले इंडिकेशन खुद मोहन भागवत जी ने दिए थे। तो सरसंघचालक ने कल जो इंडिकेट किया वो मैसेज बहुत साफ था कि नहीं नहीं, हम नहीं कहेंगे कि आप रिटायर हो जाइए, सभी तो स्वयंसेवक ही हैं। तो आज बात की शुरुआत उनकी बात से करते हैं। तब बड़ा सवाल यह होगा, मुकेश अंबानी जो सबसे करीब कॉरपोरेट, अडानी के बाद उनके बेटे को निशाने पर क्यों लिया गया? सबसे चेहरे वाले और कद्दावर नेता के तौर पर जो बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, संघ के करीबी हैं, महाराष्ट्र और नागपुर से आते हैं नितिन गडकरी, उनके पूरे इथेनॉल को लेकर अदालत के भीतर एक पीआईएल को एक झटके में एक्सेप्ट कर लिया गया। इन परिस्थितियों को टटोलने से पहले एक क्षण के लिए सरसंघचालक मोहन भागवत जी के रिटायरमेंट पर दिए हुए चंद सेकंड की बातों को सुन लीजिए और ठहाका लगाइए। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we स्वयंसेवक। तो जो जिक्र सरसंघचालक ने किया, तमाम स्वयंसेवक खिलखिलाकर हंस पड़े। सवाल हंसने का नहीं है, यह दौर शायद मौजूदा राजनीतिक सत्ता को संभाले हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी, उनको चुनौती देने की परिस्थितियों के बीच कई सवाल हैं। घरेलू राजनीति के सवाल हैं, घरेलू विचारधारा के सवाल हैं। घरेलू विचारधारा से निकलकर वो कॉरपोरेट की ताकत के साथ मिलने के संकेत हैं। कॉरपोरेट की ताकत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कैसे प्रभावित कर रही है और किसे कर रही है, यह भी अंबानी के जरिए समझा जा सकता है, जिनकी मुलाकात माना जा रहा है कि 12 सितंबर को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से होगी, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति से होगी, जिनके प्रशासन की तरफ से एक दो नहीं बल्कि आधे दर्जन से ज्यादा, वो चाहे वाइस प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, चाहे व्हाइट हाउस के सलाहकार ही क्यों ना हो, सबके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और बकायदा यूक्रेन वार को तो मोदी वार शब्द में ढाल दिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी कह दिया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कैसे किसी ऑथोरिटेरियन सत्ता के साथ मिल सकता है, जो कि चीन है। वहां तो चुनाव होते नहीं है, और दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ तो अमेरिका है। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने यह रास्ता क्यों पकड़ा? कमोवेश निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। यानी निशाने पर क्या भारत नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं? क्या इस दौर में कॉरपोरेट इस बात को समझ रहा है कि उसने जो भी कमाई पूंजी की है वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर के जरिए की है, और एक झटके में डॉलर से निकलकर रुपए पर आना, रुपए के जरिए रूबल पर जाना, रूबल के जरिए किसी अपनी घरेलू इकोनॉमी को संभालने के लिए घरेलू करेंसी के आश्रय चल पड़ना, शायद कोई भी कॉरपोरेट एक झटके में इसे बर्दाश्त कर नहीं पाएगा, और रिलायंस तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। अडानी कर सकते हैं, क्योंकि 2014 से पहले उन्हें कोई जानता नहीं था। 2013-14 में जब उनका चार्टेड उड़ता था आसमान में और प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, वह उस जहाज में बैठकर निकलते थे तो लोग पूछा करते थे, अच्छा इस पे अडानी क्यों लिखा हुआ है, ये तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कितने 1000% का मुनाफा बीते 11 वर्षों में हो गया। लेकिन एक क्षण के लिए फिर लौटिए, क्या यह पूरा कॉकस एक नए तरीके से भारत की राजनीति के भीतर उभार है? मुकेश अंबानी के बेटे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 15 तारीख को होनी है, और अब 1 सितंबर को यह तय होगा कि 3 जजों की बेंच इथेनॉल पर क्या निर्णय देती है। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, बकायदा सरकार की तरफ से 12 अगस्त 2025 को पीआईबी ने पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उस प्रेस विज्ञप्ति में बहुत साफ तौर पर लिखा गया कि दरअसल जो शिकायत हो रही है, माइलेज गाड़ी का कम हो जाता है, वाहन पर असर पड़ता है, तो उसका जवाब उन्होंने दिया, यानी नितिन गडकरी के इथेनॉल प्रोजेक्ट पर मुहर लगाई गई थी। एक झटके में यह इतनी तेजी से रवानगी क्यों हो गई?
क्या सरकार पर संकट वाकई बहुत गहरा है? तो एक क्षण के लिए जरा सरकार ने क्या क्या कहा इसको पहले समझ लीजिए। सरकार ने कहा गन्ना और मक्का आधारित इथेनॉल के उपयोग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पेट्रोल की तुलना में 65 और 50% कम हो जाता है। जिक्र पेट्रोल और इथेनॉल का हो रहा है, लेकिन सरकार ने कहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है, गन्ने का बकाया भुगतान हो जाता है, मक्के की खेती में सुधार हो जाता है, किसानों की आय बढ़ जाती है, किसानों की आत्महत्या जो विदर्भ में होती है, विदर्भ शब्द यूज किया गया क्योंकि विदर्भ में ही नागपुर आता है, नागपुर में ही संघ का हेडक्वार्टर है, वो आत्महत्या रुकेगी इससे। इथेनॉल को लेकर पेट्रोल के मद्देनजर जिक्र गाड़ियों के माइलेज और वाहन पर नुकसान को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सरकार सफाई देती है यह सब कुछ, और कच्चे तेल के आयात में इससे कमी आएगी, पैसा किसानों के पास जाएगा, यानी जो तेल खरीद रहा है इथेनॉल मिला के उसको लाभ नहीं मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा। 11 साल में 1,44,087 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत हो गई इस इथेनॉल की वजह से, यह सरकार कह रही है। 245 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल नहीं लेना पड़ा, 736 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड जो था उसके उत्सर्जन में कमी आ गई। 30 करोड़ पेड़ जो लगाने पड़ते उसके बराबर हमने ये इथेनॉल का इस्तेमाल करके काम कर लिया, और 20% का मिश्रण जब होगा तो किसानों को इस बरस इससे 40,000 करोड़ का नुकसान जो भुगतान कर दिया जाएगा, जो उनको नहीं हो पाएगा अगर इथेनॉल को हटा दें, और 43,000 करोड़ से विदेशी मुद्रा की बचत हो जाएगी। यह सरकार के तर्क है। बावजूद इसके पीआईएल एक्सेप्ट की गई, और जाहिर है दायरे में क्यों आ गए। यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस देश के भीतर सबसे ज्यादा इथेनॉल बनाने वाली जो कंपनी है वो CIAN एग्रो इंडस्ट्री है, जो नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी चलाते हैं। और जो उनकी जानकारी आई कि 16 महीने में स्टॉक जो था वो 40 रुपए से बढ़कर 668 रुपए तक पहुंच गया, यानी 1570% का लाभ उनके बेटे की कंपनी को सिर्फ 16 महीने में हो गया। जैसे ही E20 का जिक्र किया गया, यानी इथेनॉल 20% रहेगा। अगला सवाल है कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब सरकार खुद कह रही है, और अपनी प्रेस विज्ञप्ति में उसने कहा कि देखिए ऐसा है, नीति आयोग की सहमति थी, इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी बैठी, IOCL, ARAI, SIAM तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने अनुसंधान किया और पाया कि E10 से कुछ बेहतर है। 30% कार्बन उत्सर्जन की कमी आ जाएगी, और E20 के लिए वाहन भी तैयार किए जा रहे हैं, और बहुत बेहतर वाहन है ये, शहर में कमाल का चलते हैं, यानी सब कुछ शानदार है। सिर्फ कुछ पुराने वाहनों में रबर पुर्जे आपको बदलने होंगे, गास्केट को चेंज करना होगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा उसने साफ तौर पर कहा कि वाहन की उम्र कम हो जाएगी, माइलेज कम हो जाएगा। अगला सवाल यह भी उठ गया, जो पूरे सरकार की प्लानिंग जो 15 साल के भीतर वाहन को बदलने की है, क्या उसके पीछे यह सोच तो नहीं है, इथेनॉल की थ्योरी तो नहीं है? जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में यह राज खुलने चाहिए कि एक पूरी प्लानिंग के साथ चीजें डेवलप की गई, क्योंकि जनता को तो कोई लाभ मिला नहीं जो पेट्रोल खरीदने जाती थी। और इस पर नीति आयोग का शानदार तर्क है। नीति आयोग का कहना है, देखिए ऐसा है, 2020-21 में इथेनॉल जो था वो सस्ता था, लेकिन आज की तारीख में इथेनॉल की जो कीमत है वो पेट्रोल से ज्यादा है, यानी रिफाइंड पेट्रोल से ज्यादा है। तो ऐसे में हम कम कैसे कर सकते हैं? अगला सवाल सुप्रीम कोर्ट में यही आया है, जब वो पेट्रोल से महंगा है तो आप उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो कहा जा रहा है हम किसानों को लाभ देना चाहते हैं, यानी गाड़ी वाला किसानों को लाभ देने के लिए अपनी गाड़ी को खराब कर रहा है, इथेनॉल का उपयोग कर रहा है। उस इथेनॉल को बेचने वाली कंपनी 1570% के मुनाफे के साथ चल रही है। क्या ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी नितिन गडकरी को कटघरे में अब खड़ा कर देगी? और क्या इस दौर में एक बड़ा सवाल उस स्कैम का है जो कि वंतारा को लेकर जो पीआईएल की गई और अब जो इथेनॉल को लेकर पीआईएल की गई है, कमोवेश सबकी लकीर एक सी है। और क्या यह एक पूरा रास्ता है जो प्रधानमंत्री मोदी को नहीं पसंद करता, या फिर इस दौर में संघ भी उनके पीछे खड़ा था? यह हो सकता है। कॉरपोरेट के साथ संघ की यारी आज की नहीं है,
नितिन गडकरी अपने तौर पर महाराष्ट्र से आते हैं, कॉरपोरेट से मिलना जुलना उनका हमेशा रहा है, और वो चाहे अंबानी की क्यों ना हो, अक्सर उनके यहां आवाजाही खुलकर रही है। अब अगला सवाल यहां पर आया कि जनता को जब लाभ नहीं मिला तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल मूल्य बढ़ गया। तो पूछा गया कितना मूल्य बढ़ गया, तो उन्होंने कहा देखिए 31 जुलाई तक की जानकारी आपको देते हैं, अगर परिवहन टैक्स और जीएसटी को मिला दीजिएगा तो इथेनॉल 71 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पड़ता है। सबसे सस्ता इथेनॉल जो भारी गुड़ जो शीरा होता है उससे जो निकाला जाता है उसकी कीमत 57 रुपीज 97 पैसा है, जो कि 2021 में 46 रुपीज 66 पैसा था। अब तो बढ़ गया है। और जो मक्के से निकाला जाता है उसकी कीमत 2020-21 में 52 रुपीज थी, 52 रुपीज 82 पैसा, अब यह बढ़कर 71 रुपीज 86 पैसा हो गया है। तो हम इथेनॉल मिलाएंगे लेकिन पेट्रोल की कीमत कम नहीं करेंगे। और अगर इथेनॉल बनाने वाली कंपनी को इतना लाभ 16 महीने के भीतर हो गया, यानी दुनिया की किसी कंपनी को 16 महीने में क्या उसके स्टॉक इस रफ्तार से दौड़ते हैं? भारत के भीतर भी दौड़े हैं, कॉरपोरेट के दौड़े हैं, अडानीज के दौड़े हैं, इससे आप इनकार नहीं करेंगे। तो क्या इन सब के बीच अगला सवाल यह भी है कि अब जांच तो होनी चाहिए, और जब जांच होगी तो उसके बाद किसकी गर्दन लटक रही है या किसकी गर्दन फंसेगी, और क्या यह पूरा खेल डराने का है या पूरा खेल कटघरे में खड़ा करके राजनीतिक सौदेबाजी का है? क्योंकि जो जानकारी निकल कर आई उसमें बताया गया कि एक एडवोकेट हैं अक्षय मल्होत्रा, उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए निर्देश की बात की सुप्रीम कोर्ट में कि इथेनॉल फ्री पेट्रोल जो बेचा जाना चाहिए, अगर हम उसको खरीदना चाहते हैं, और इथेनॉल को लेकर कोई फिलॉसफी सरकार के पास है ही नहीं, क्योंकि बीपीसीएल स्पीड 95 उसमें 4 से 5% इथेनॉल रहता है। नायरा जिस पर बंदिश लगाई है यूरोपीय यूनियन ने कि आप रूस से तेल ले रहे थे, 6% इथेनॉल रहता है। आईओसीएल रेगुलर 95 या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का रेगुलर एंड पावर पेट्रोल हो या बीपीसीएल का रेगुलर और एमआरपीएल का पेट्रोल हो, इसमें 14 से 15% रहता है। यानी आप ग्रीन फ्यूल एम्बिशन तो पाले हुए हैं लेकिन कंज्यूमर का ध्यान आपको नहीं आ रहा है, व्हीकल की सेफ्टी का ध्यान आपको नहीं आ रहा है। लेकिन बात यहीं पर रुक जाएगी क्या? जी नहीं। दरअसल जब फाइल खुलती है तो सब कुछ खुलती है, और इस फाइल के खेल में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हैवी इंडस्ट्री के तहत गाड़ी का चक्कर आता है, लेकिन उस पर नितिन गडकरी लगातार कह रहे हैं। जो ग्रीन फ्यूल का जिक्र कर रहे हैं वो पर्यावरण मंत्रालय के हिस्से में आता है, पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा। साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के तहत यह इथेनॉल का खेल आता है, वो कैसे मिलाता है, क्या करता है, उसने कुछ नहीं कहा। सब कुछ सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं। तो क्या यह बात यहीं रुकेगी या इस देश के भीतर अब कई पन्ने खुलने लगे हैं, खास तौर से सड़कों के खासा हालात को लेकर? और इस परिस्थिति के भीतर पहली बार आंकड़े चौंकाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मनमोहन सिंह आखिरी दिनों में थे 2013-14, उस वक्त भारत के भीतर 3,447 करोड़ रुपए टैक्स से वसूले जाते थे। टोल टैक्स वसूले जाते थे 3,447 3,447 करोड़ 2013-14 में। 2024-25 में 11 बरस के बाद जानना चाहेंगे आप क्या टोल आप देते हैं? जो टोल टैक्स वसूला जाता है वह 3,447 करोड़ बढ़ते 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 72,931 करोड़ तक पहुंच गया, 72,931 करोड़। यानी हर चीज उस दायरे में आ रही है। और अब इथेनॉल के जरिए सड़क मंत्रालय, जनता पर पड़ने वाला बोझ, सड़क के ऊपर लिए जाने वाला सेस, सड़क मंत्रालय द्वारा हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में दखल देना, साइंस टेक्नोलॉजी में दखल देना, और इन सब के बीच पर्यावरण मंत्रालय को भी अपने हिसाब से चलाना, और इन तमाम चीजों के भीतर जो टोयोटा का जो कंपनी है वह जैसा मन चाहे, इस देश के मंत्री नितिन गडकरी चाहते थे वो गाड़ी बना देती थी। हाइड्रोजन की गाड़ी बना दो, जी बना देते हैं। बायोफ्यूल की बना दो, बिक नहीं रही है।
लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए और सपने दिखाने के लिए यह चीजें ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के जरिए चलती चली गई, उनको कुछ सब्सिडाइज चीजें मिलती चली गई। और यह पूरी प्रक्रिया के भीतर अब सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो शिकायत की गई है, अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर सरकार ने चुप्पी थाम ली। जो सफाई दी वो पीआईबी की तरफ से सफाई, जो नीति आयोग को रास्ता दिखलाते हुए या उनके माध्यम से जो बातें कही गई, सब कुछ सामने है। लेकिन आखिरी सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस दौर में बीजेपी के भीतर, संघ के भीतर एक बड़ा सवाल भविष्य की बीजेपी, भविष्य के संघ को लेकर सत्ता को संभालने के लिए जो लड़ाई चल रही है, इसीलिए बीजेपी का नया अध्यक्ष अभी तक चुना नहीं जा चुका है। और खुद सरसंघचालक कल कह रहे थे, हम चुनना होता तो तुरंत चुन लेते, वो बीजेपी का मामला है, वो समझे, हम तो सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। ये मैसेजेस है उस टकराव के भीतर का, जिसमें एक परिवर्तन के लिए महीना सितंबर का है। अब आप सोचिए, सितंबर के महीने में 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के भीतर बाकायदा चीफ जस्टिस और उनके साथ 2 जज, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया, ये तीनों बैठेंगे। तय होगा इथेनॉल की प्लानिंग ने देश को लूटा तो नहीं, जनता को कंगाल तो नहीं किया, पूरी गलत प्लानिंग तो नहीं है। 1 सितंबर को, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद पर वोटिंग होगी। खेल बिगड़ गया, उलट गया तो जाहिर है मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता संभाले मोदी और शाह के सामने मुश्किल हालात होंगे। 12 सितंबर को माना जा रहा है ट्रंप और मुकेश अंबानी की मुलाकात होनी है। वहां पर कुछ नई परिस्थिति आई, अमेरिका पूरे तरीके से मोदी के खिलाफ खड़ा हो चुका है। 15 सितंबर को मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के वंतारा की सुनवाई होनी है। उस दिन क्या होगा, या उससे पहले कोई राजनीतिक सौदेबाजी तो इस देश में नहीं होगी। और 17 सितंबर को तो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, 75 साल के हो जाएंगे। और सरसंघचालक ने कह दिया रिटायर होने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को कहता नहीं हूं, तो हम लोग भी नहीं किसी को कहते हैं। लेकिन तस्वीर आपकी आंखों के सामने साफ हो जानी चाहिए, ये वाकई आखिरी लड़ाई की मुनादी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।